रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 9 से 13 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड का बजट सत्र। 11 मार्च को पेश होगा बजट। गैरसैंण में होगी विधानसभा बैठक। हरिद्वार में सरकार के 4 साल का जश्न। 7 मार्च को बड़ा कार्यक्रम होगा आयोजित। नई योजनाओं का भी होगा शुभारंभ। देहरादून में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की तैयारी। एक जनपद एक खेल पर खेल मंत्री का जोर। खिलाड़ियों को दी जाएगी ऑनलाइन कोचिंग सुविधा। उत्तराखंड में एंट्री के लिए ग्रीन सेंस अनिवार्य। सचिव वित्त दिलीप जवालकर ने दी जानकारी। कहा, पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम्रा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देहरादून में चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का समापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के जो है 2 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को लगभग 11 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिभावान और आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी निश्चित रूप से हमारे छोटे युवा से लेकर बड़े युवा से लेकर सबके लिए बड़ा फायदेमंद रहा है, क्योंकि युवाओं को अवसरों की जरूरत पड़ती है और वो अवसर जो है न्याय पंचायत स्तर से शुरू होते हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से पड़ाव पर पहुंचते हुए सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव पर पहुंचते हुए आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है। तो लगातार बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं या हमारे 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो लगातार इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाए, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेजी से चल रहा है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारा काम करना प्रारंभ कर दे और देवभूमि अब धीरे धीरे खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ने लगे। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले निजी विद्यालयों की मनमानी फीस और महंगी किताबों के मुद्दे पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा की जाए और नियमों के अनुरूप ही शुल्क लिया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी विद्यालय को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही महंगी और अनावश्यक किताबों को थोपने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जाएगी। निजी विद्यालयों में जो फीस स्ट्रक्चर है, जो बार बार
कैपिटल फीस लिया जाना या जो स्कूल की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसमें बहुत तेजी से चेंजेस करना, या पाठ्य पुस्तकों में जो अनुमन्य पाठ्य पुस्तकें हैं एनईपी में, एनसीईआरटी या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, उसके अतिरिक्त जो महंगी किताबें हैं, तो ये शिकायतें अभिभावकों की तरफ से निरंतर प्राप्त होती रही हैं। तो इस वर्ष नए शिक्षा सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के लिए हमने एक जिला प्रशासन ने रूपरेखा तैयार की है, और उसमें जो विद्यालय अगर फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ना है तो प्रीवियस का भी उसमें उन्हें रिकॉर्ड रखना होगा कि पूर्व में कब वो फीस बढ़ी थी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने 27 सूत्रीय मांगों के निपटारे न होने पर नाराजगी जताई है। डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके समाधान की मांग की है। वहीं कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन, विसंगति, पदोन्नति और पेंशन योजना सहित अन्य मुद्दे उठाए हैं। समस्याएं न सुलझने पर 23 फरवरी को देहरादून में रैली और सचिवालय घेराव की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के कई जनपदों के बाद अब राजधानी देहरादून के जिला न्यायालय को भी ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कोर्ट को खाली कराने का काम किया है। वहीं पुलिस के साथ बम डिस्पोजल टीम ने पूरे परिसर की जांच की, लेकिन जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली है, जिसके बाद कोर्ट में काम सुचारू कर दिया गया और सभी से सचेत रहने की अपील की गई। जिला जज महोदय को एक मेल आया जिससे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो फिर तत्काल जो है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, सबको जानकारी दे दी गई थी। हम लोगों को भी बता दिया गया था। तो यहाँ पे सारे पुलिस के अधिकारी भी सब लोग मौजूद हैं। पूरा न्यायालय परिसर खाली कराया जा चुका है। तो कई बार हो क्या रहा है कि हर जगह चल रही है, कभी उत्तरकाशी, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी इस तरीके की। तो एक कहावत बताऊंगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, कभी कहानी सुनी होगी। तो होता क्या था कि वो चिल्लाता था भेड़िया आया, लोग जाते थे, नहीं आता था। तो कुछ दिन बाद वो फिर चिल्लाया तो लोगों ने कहा झूठ बोलता है, तो उसे भेड़िया। देखिए, आज प्रातः जिला जज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल प्राप्त हुआ जिसमें कि जिला जज परिषद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमारे द्वारा तत्काल इसमें जो है रिएक्टिव होकर काम किया गया। हाँ, सबसे पहले तो बिल्डिंग को खाली करवाया गया और कॉशन टेप के द्वारा कॉर्डन करके सबको जो है ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया गया था। इसके अलावा फिर हमारी जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और बुलेट प्रूफ पहने हुए हमारे जवान जो असले के साथ, उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले लिए। जो बेसमेंट है, बेसमेंट से लेके ऊपर तक सभी रूम्स को चेक कर लिया गया, चेंबर्स को चेक कर लिया गया, वॉशरूम वगैरह को चेक कर लिया गया, छत को भी चेक कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली नहीं। राजधानी देहरादून के जिला कोर्ट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मेल के जरिए बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने परिसर को खाली करा दिया। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर जांच में जुट गई। उत्तराखंड में प्रस्तावित चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभाग अध्यक्ष राजेश चंद शर्मा ने बताया कि सभी यात्रा मार्गों को समय से दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह से शुरू होने वाले कार्यों की रिपोर्ट 28 फरवरी तक मांगी गई है, ताकि मार्च में निविदा प्रक्रिया पूरी कर समय का निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू किया जा सके। इसमें यह है कि हम जैसे पहले अप्रैल से हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एससीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं,
वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें और 28 फरवरी सैंक्शन करने के बाद मार्च में ही टेंडर करा के इसका काम शुरू करवा दें। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का फैलता जाल अब जन आक्रोश का कारण बन गया है। क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी है। क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं और कांग्रेस नेताओं ने कोतवाल बृजमोहन राणा को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि लालकुआं के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी गली मोहल्ले तक अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। इस प्रशासन को दे रहे हैं। हमने पहले भी कई बार सूचना दे दी है, यहाँ तक कि डीआईजी मैडम और डीजीपी सर को भी हमने सूचनाएं सारी अग्रसारित की हैं और लगातार ये जो अवैध कारोबार बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण जो हमें नजर आ रहा है, तो कई पुलिस के जो बीट के अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त है। हमारा प्रशासन से निवेदन है, लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ भी शराब बिक रही है। जब लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने शराब बिक सकती है तो मेरा मानना है पूरी विधानसभा में हर कहीं भी शराब बिक सकती है। कोतवाल साहब से हमने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी है। जो शराब के संबंध में जो भी अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं और क्योंकि ये एक जमानती अपराध है तो इसमें इसकी पुनरावृत्ति की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे ये शराब का काम कर रहे हैं, जो इसके अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कि गुंडा इत्यादि के अंतर्गत हम लोग उन्हें अब जिला बदर करने की तैयारी में है और हम लोग उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं और हम लोग इनके जो अवैध शराब है इसको समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग इसके लिए कड़े कदम हम लोग उठाएंगे। और अलग से एक स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने इसमें बनाई है जिसमें इनके खिलाफ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, उनको जिला बदर की कार्रवाई। आम जनमानस का कहना है कि जो अवैध रूप से नशा बिक रहा है, ये विरोध अवैध रूप से बिक रहे नशे का है। या तो सरकार वैध दुकानों को बंद कर दे और उसको बिल्कुल सर्वसुलभ करा दे, राशन की दुकानों से बांटना शुरू कर दे। जब वैध दुकानें उनकी बनाई गई हैं, उससे बिक रहा है तो उसके बाद अवैध क्यों बिक रहा है? हमारी नाराजगी सिर्फ अवैध के लिए है। उस अवैध के खिलाफ ये लोग युवा लोग इकट्ठा हैं कि भाई हमारा विरोध इस अवैध नशे से है। हम सब लोगों ने इस लालकुआं विधानसभा के सभी सम्मानित सामाजिक लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया जिस प्रकार से अवैध रूप से इस विधानसभा में इस लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हमने कोतवाल साहब से कहा कि इसको एक हफ्ते के अंदर में आप पूर्ण रूप से इसको बंद करें और क्योंकि इस क्षेत्र में युवा वर्ग जो है बर्बाद हो रहा है और लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इसको तुरंत बंद करें जिससे कि सरकार की भी बदनामी होती है। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद होने से गर्भवती महिलाओं को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी और प्रशासन की उदासीनता के कारण गरीब मरीजों को निजी सेंटरों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक अस्पताल में तैनात स्थायी रेडियोलॉजी डॉक्टर लंबे समय से बीमार हैं और डोईवाला से तैनात महिला डॉक्टर भी अभी छुट्टी पर हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई है स्थिति। इस मामले में कार्यवाहक सीएमएस आनंद ने सीएमओ के मामले में वार्ता की है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नजर नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूर्ण होने पर जहां पूरे देश में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जसपुर में भी विराट हिंदू महासम्मेलन कार्यक्रम काव्य बैंक दल में आयोजित किया गया है, जिसमें साध्वी प्राची ने भी शिरकत की है। और इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। लगातार आती रहती हूँ कार्यक्रमों में। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह, उसके उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में मनाए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में जसपुर में भी आज हिंदू सम्मेलन है
और उसी में मेरा आगमन हुआ। प्राणायाम है पर्यावरण प्रदूषण जो आज बढ़ रहा है। पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या होने जा रही। जो स्थिति कोरोना के समय हुई है वही स्थिति पर्यावरण की होती जा रही। तो पर्यावरण का हम संरक्षण करें, घर घर में पौधे लगाएं, हवन करें ताकि पर्यावरण ना बढ़ सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके। कुटुंब प्रबोधन, हमारे जो परिवार टूट रहे हैं, परिवार का खंडन ना हो, परिवार टूटे ना, परिवार एक रहे, उसके लिए भी विचार व्यक्त किए जाते हैं। और तीसरा है सामाजिक समरसता, जो आज 2014 से पहले का इतिहास उठाइए। जो लोग हिंदुस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे थे ना, वो लोग कहने लगे थे मोदी जी के बैठते ही कि आजा जीजा ले जा वीजा खा जा पी जा। धन्यवाद। आपदा के बाद बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटी मशीनरी और डंपर स्वामियों की लंबित भुगतान की प्रक्रिया को लेकर लोक निर्माण विभाग में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने मध्यस्थता करते हुए ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को जल्द जारी करने की बात कही है। हालांकि बैठक के दौरान ठेकेदारों और खंडीय लेखाकार अरुण कुमार के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा है, जिसमें अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र और खंडीय लेखाकार भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। की मीटिंग में ये डिस्कस किया। आज की मीटिंग में ठेकेदारों के बीच मीटिंग के बीच मध्यस्थता करने हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच पहुंचे और समस्त ठेकेदार, संबंधित विभाग के एक्शन साहब, ई साहब, अकाउंटेंट, सभी लोगों ने बैठकर एक सुलह की कोशिश की, जिसमें एक समाधान की ओर हमने आज कोशिश की एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो उसमें यह तय किया गया कि जल्द ही रुके हुए बिलों के भुगतान की प्रक्रिया गतिमान की जाए और जल्द जल्द ठेकेदारों का भुगतान पीडब्ल्यूडी के स्तर से पूर्ण किया जाए। बिल्कुल, जैसे आपदा का समय था, माह अगस्त का था, तो उस समय पर काफ़ी जो यहाँ के ठेकेदार लोग थे, काफ़ी उन्होंने मदद करी और अपनी मशीनें जैसे भी पॉकलैंड वगैरह, डंपर वगैरह इसको करवाए थे। हम लोग इतनी मदद दी थी उन लोगों ने। तो एक विवाद यहाँ पे चल रहा था कि जो समिति है, समिति उस समय तत्समय में नहीं बन पाई थी, तो समिति में शायद साइन नहीं हो पाए थे कमेटी के मेंबर्स के। तो अभी आज मैं आया था यहाँ पे, तो जो ठेकेदार थे और जो अकाउंटेंट यहाँ पे थे और जो एक्शन साहब थे वो यहाँ पर थे। तो हमने काम करा है कि मध्यस्थता कराई है तीनों पक्षों के बीच में। और उत्तराखंड वन विकास निगम में 20 से 25 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस पर निगम कर्मचारी संघ का आरोप है कि अलग अलग प्रभागों और डिपो में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है, लेकिन दोषियों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे पास जो आधार है, क्योंकि हम लोग वन निगम के कार्मिक हैं और वन निगमों के अंदर में जो है पूरा जो है जो वन निगम के कर्मचारियों पे दबाव बना करके हेराफेरी करवाई जाती है, जो उनको जो है मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो उसके लिए जो है हमने जो है ये उठाया और हमारे पास पूरे एविडेंस है सर, बिना एविडेंस के हम नहीं कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपने देखा जब हमने हरिद्वार का मामला उठाया था, तो हरिद्वार के प्रभागीय अध्यक्ष ने, प्रभागीय प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस को खुद ही अपने आप में जो है निपटे कि वन निगम की छवि धूमिल हो रही है। 3 साल से लगातार लगा हुआ और अधिकारियों ने लिख के भी दिया है। जो उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत पुलिस ने देहरादून रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे से एक युवक को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी गाजियाबाद से नशे की खेप ऋषिकेश पहुंचाने आया था। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार जनपद में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर नशे के विरोध में अभियान आगे भी जारी रहेगा।
भीमताल के जून स्टेट में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया है, जिसे विभाग ने रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद विभाग की ओर से अन्य तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में लगातार बाघ भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से गश्त के साथ अन्य वन्य जीवों को पकड़ने की भी मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि तेंदुआ को पकड़ने के बाद उसे रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा है। विभाग ने ग्रामीणों से घरों से बाहर अकेले ना निकलने की अपील की है। उत्तराखंड में एंट्री करने के बाद अब लोगों को ग्रीन सेंस देना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2025 से रेट तय करके ग्रीन सेंस वसूलने का आदेश दिया था, जिस पर सचिव वित्त दिलीप जवालकर का कहना है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, यहां के पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्रीन टैक्स जो है वो उन वाहनों पे लगता है कि जो बाहर से उत्तराखंड में आते हैं, और ये जो है ये सेस के रूप में है। सेस का मतलब सामान्यतः अर्थ ये हो जाता है कि वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको वसूला जाता है, उसी उद्देश्य के लिए उसको व्यय भी किया जाना है। तो ये जनरल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो चीजें करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो इन सभी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन संसाधनों को सही तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगवे दौरे पर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य अतिथि गृह में आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद आपको बता दें, मुख्य सचिव ने बैरागी कैंप स्थित कुंभ मेला भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। गृह मंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। बैरागी कैंप भी होने वाला है, अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। कब से होने का है? मार्च के प्रथम सप्ताह में। आज निरीक्षण भी किया गया सर? हाँ, नहीं, किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। ठीक ठीक। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।